प्रधानमंत्री पद संभालते समय सत्य और निष्ठा की शपथ ली थी, मगर साथियों वो दूसरी बार जब सत्ता में आई तो वो पूरी तरह से धार्मिक हो चली थी। दूसरी बार उन्होंने ईश्वर के नाम पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। सन 1970 में अपनी हार के बाद उन्होंने बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में पूजा की। किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में लिखा है, इस दौरान उन्होंने वैष्णो देवी के दर्शन किए और हेलीपैड से वहां तक का 2 किलोमीटर का रास्ता भी पैदल चलकर तय किया। अंबाजी मंदिर में उन्होंने पूरे 1 मिनट तक दंडवत होकर प्रार्थना की। सन 80 में संजय की मौत के बाद उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों को बढ़ चढ़कर भाग लेना शुरू किया। उन दिनों जब सूर्य ग्रहण पड़ता था तो उन्होंने अपनी गर्भवती बहू मेनका गांधी को सूर्य ग्रहण देखने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने तमाम उम्र अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनी। उनके घर के पूजा गृह में सभी देवताओं की मूर्तियों के अलावा गौतम बुद्ध, रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियां और एक शंख रखा रहता था। धार्मिक मामलों में उनके सबसे बड़े सलाहकार कमलापति त्रिपाठी थे। कुमकुम चड्ढा अपनी किताब द मैरीगोल्ड स्टोरी में लिखती है कि एक बार नवरात्रि के मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने उनसे 9 बालिकाओं के पैर धोकर उनका पानी पी जाने के लिए कहा। उन्होंने सवाल पूछा कि इससे वो कहीं बीमार तो नहीं पड़ जाएंगी, लेकिन शुरू में झिझकने के बाद विदेश में पढ़ी और फ्रेंच बोलने वाली इंदिरा गांधी ने यह रस्म भी पूरी की। इंदिरा राम जन्मभूमि मंदिर के ताले खुलवाने वाले प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। तो इन्होंने ही रामानंद सागर की रामायण का प्रदर्शन दूरदर्शन पर करवाया और भगवान श्री राम की लीलाओं को घर घर तक पहुंचाया। तो इन्होंने बाकायदा वादा भी किया था कि आमराय बनाकर भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में ही बनाएंगे। आज जिस संचार क्रांति और डिजिटलाइजेशन में हम दुनिया में सबसे आगे हैं, उसके जनक भी राजीव गांधी ही थे। इन्होंने गाँव गरीब के बच्चे को राजकुमारों जैसी शिक्षा देने के लिए नवोदय स्कूल खोले। तो पूरे देश में बेस्ट रिजल्ट देने वाले इन स्कूल ने देश दुनिया में डॉक्टर इंजीनियर्स की खोज खड़ी कर दी। राजीव गांधी ने ही सबसे पहले स्वीकारा हिंदुस्तान में करप्शन इस कदर फैला हुआ है कि 100 रुपए में से 85 रुपए भ्रष्टाचारियों के अत्याचार से हिंदुस्तान की सेना को मजबूत और आधुनिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान भी इन्हीं का ही रहा है। और यही एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने 400 पार का आंकड़ा पूरा किया है। स्वामी ने यहाँ तक दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अयोध्या में राम मंदिर बनवाना चाहते थे। राजीव गांधी इस पक्ष में थे कि राम मंदिर बनना चाहिए और आखिर में उन्होंने विश्व परिषद को शिलान्यास भी करने दे दिया था। और आप उनका पहला भाषण आप देखोगे 1989 इलेक्शन में उन्होंने फैजाबाद से इलेक्शन शुरू की थी और कहा था कि राम राज्य लाना मेरा लक्ष्य है। लेकिन बाद में उनकी हत्या हो गई और इसलिए उनको मौका नहीं मिला, परंतु यदि वो जिंदा होते तो वो बनाते। कांग्रेस सोनिया गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ है। प्रियंका गांधी जी हैं, शंकराचार्य के साथ है। सोनिया गांधी है, अब इन्हें वो तो खैर लगती रहे, ये बैठी शंकराचार्य जी के साथ। ये इन्होंने कभी भी अपनी पब्लिसिटी खुद नहीं करी। ये लोगों ने आज तक इनके फोटो संभाल के रखे हुए हैं। इन लोगों ने कभी अपने फोटो इन चीजों में नहीं दिखाए कि हम शंकराचार्य से मिलकर आए हैं और इसलिए हम हिंदू हैं या हिंदू के समर्थक हैं। कभी नहीं दिखाया ना कभी। कभी आपने देखा कोई ऐसा पोस्टर लगा हुआ? लेकिन ये लोग क्या करते हैं, शंकराचार्य जी के चरणों में बैठ के तमाम जगह फिर इनके होर्डिंग लग जाते हैं कि आसाराम बापू का समर्थन करते हैं नकली लोगों का, जिसके बकायदा कैलाश विजयवर्गीय ने आरती उतारी थी अपने मध्य प्रदेश के चुनाव में। राम रहीम का समर्थन करते बलात्कारी, ऐसे गुरुओं के साथ के इनके पोस्टर मौजूद होंगे दुनिया भर में और उसकी पब्लिसिटी करते हैं। लेकिन कांग्रेस अगर विरोधी होती, सोनिया जी विरोधी होती, प्रियंका जी विरोधी, क्या इनके आपने कभी कहीं पोस्टर देखे? नहीं देखे होंगे। बीजेपी की प्रॉब्लम क्या है? बीजेपी हमेशा इस चीज पे चलती है कि पब्लिसिटी नंबर 1। 19 नवंबर को जन्म लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कमला नेहरू की उस संतान के जन्म होने पर तमाम ज्योतिषियों ने एक चीज कही थी मोतीलाल नेहरू से कि आपकी यह पोती दुनिया में एक अलग दुनिया में तस्वीर पेश करेगी और दुनिया में वह बड़ा काम करेगी जो किसी ने हिम्मत नहीं की। बिल्कुल सही कहा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। उनकी शहादत हुई इस देश की एकता अखंडता के लिए। पहली प्रधानमंत्री थी जिनकी इस तरह शहादत हुई थी, कुर्सी पे रहते हुए हुई थी। तो आप सोचिए क्यों मरी वो इस देश के, क्यों शहीद हुई? आज एक एक चीज के लिए राहुल गांधी जब हरमिंदर साहब जाते हैं तो उन्हें विशेष तौर पे सेवा और सबका अवसर मिलता है। क्यों? क्योंकि आज राहुल गांधी उन नीतियों को देख रहे हैं कि कैसे देश जोड़ा जाता है, समाज जोड़ा जाता है। लेकिन ये तोड़ने वाले लोग थे तो उन्हें इंदिरा गांधी पसंद नहीं थी। इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी, हम पाकिस्तान से लड़ाई तो जीत चुके थे मगर ताशकंद समझौते ने हमें तोड़ दिया। उसी समझौते के बाद निश्चित रूप से हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री शास्त्री जी का सदमा लगा और उनका निधन हुआ, क्योंकि वो वह समझौता करना नहीं चाहते थे जैसा उन्हें रूस के दबाव में, सोवियत रूस के दबाव में करना पड़ा। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनती है तो कोई बनाता नहीं है। मोरारजी देसाई और उनके बीच में सांसदों का चुनाव होता है और उस चुनाव में 167 वोट से वो जीतती है और देश की प्रधानमंत्री बनती है। प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश में भुखमरी थी और जो हालात थे आपने देखा था कि क्या बात कही थी लाल बहादुर शास्त्री ने कि एक टाइम खाइए और देश के लिए उसे बचा करके कीजिए क्योंकि अनाज नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को हरित क्रांति दी। हरित क्रांति देकर के कैसे उस जय जवान जय किसान के नारे को फलितार्थ किया जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत को इतना सशक्त बनाया कि उन्होंने नाथुला में और दर्रे पे किस तरीके से चीन को हराया और चीन को इस तरह से हराया कि इंदिरा गांधी ने जब हराया तो उसके बाद 384 सैनिक मारे गए थे। 384 सैनिक मारे गए थे जिस चीन के, उस चीन को आप सोचिए 1967 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने यह कर दिखाया था। तो यह सारे लोग कि किस तरीके से 384 सैनिक मारे थे। चाइना ने स्वीकार किया कि उसके 340 सैनिक भारत ने मारे और भारत ने उसे इतना खदेड़ा पीछे कि हमारे पास आज तमाम क्षेत्र जो चीन दावा करता था कि उसका है वो हमारे पास आ गया। उसको ऐसा नेस्तनाबूद किया श्रीमती गांधी ने कि 50 साल तक उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो भारत की सीमा में घुस सके। लेकिन 2017 में और फिर 2020 में उसने भारत की सीमा में जो घुसपैठ की, हमारे 20 सैनिकों को मारा। उस वक्त में मारा जब आप कहते हैं विश्व गुरु है जिसके हाथ में देश बड़ा सुरक्षित है और न जाने क्या क्या। और श्रीमती गांधी यही नहीं रुकी, उन्होंने 1975 में जो एक स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट था सिक्किम, उसे चीन के चुंगल से छुड़ा करके भारत का राज्य बना दिया जो आपका है। चीन को बार बार सबक सिखाती थी और यह हिम्मत नहीं हुई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कैसे नेपाल को चीन के चुंगल से भारत का अरुणाचल प्रदेश बनाया था। तो यह सच आपको जानना चाहिए। नाथुला और चोला दर्रे पर भारत की जो महान जीत थी, सोचिए भारत के सिर्फ उस समय जो सैनिक मरे थे वो 88 सैनिक मरे थे और चीन के 450 सैनिक मरे थे। यह अंतर था। लेकिन आज हम मर रहे हैं, हमारा देश मर रहा है गुलामी जैसी स्थिति में। श्रीमती इंदिरा गांधी ने वह हिम्मत थी कि वह पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकती हैं और अमेरिका को सिर्फ गले लगने का ड्रामा नहीं होता है। वो राष्ट्रपति निक्सन को जो सबक सिखाया था वो सबक कोई भी अमेरिका को नहीं सिखा सका आज तक दुनिया का कोई देश। श्रीमती गांधी ने 1983 में दिल्ली में तमाम राष्ट्रों का सम्मेलन जब किया, उस सम्मेलन की वो नेता के तौर पर 125 देश मौजूद थे, उनके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष मौजूद थे। तो आप सोचिए श्रीमती गांधी क्या थी। उन्होंने तमाम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया पूंजीपतियों के हाथ से लेके। तो अदानी अंबानी जैसे
भटकते रहे। और उसके बाद में श्रीमती गांधी ने किस तरीके से भारत को वह ताकत दी कि भारत एक मजबूत सशक्त भारत था, और उस भारत में परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके, जिसे लाफिंग बुद्धा नाम दिया गया, दुनिया को बता दिया हम भी ताकत रखते हैं। हड़बड़ा गई थी दुनिया कि आज किसी की हिम्मत है। श्रीमती गांधी ने वो किया था, और उन्होंने ही जब उनके खिलाफ राष्ट्रपति निक्सन ने, CIA ने इस देश के तमाम विपक्षी नेताओं को ट्रैप करके, उन पर पैसा खर्च करके, और जगह जब दूसरों को करके सरकार गिराने और इंदिरा को हटाने की साजिश रची थी, तब भी इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा करके देश को बचाया था, देश को टुकड़े टुकड़े होने से बचाया था, जब देश के कई हिस्से तोड़ने की साजिश रची गई थी, और उसके बाद उन पर आरोप लगाया जाता है। तो साहब, वो आपातकाल असल में देश को बचाने का आपातकाल था। आज का आपातकाल देश को सत्ता स्थापित रखने, तोड़ने का आपातकाल है। मणिपुर जिस तरह जल रहा है, किसी से छिपा नहीं। जिस तरीके से देश के तमाम हिस्सों में सांप्रदायिक उन्माद फैला है, किसी से छिपा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जिले में वहां पर मेला लगा था, उसमें मुस्लिम से फीस ली गई, उन्हें वहां पर जगह अलॉट की गई और वो मेले में शामिल थे। 3 दिन बाद उन्हें कहा गया आप अपना सामान समेटिए, चले जाइए। कोई कश्मीर से आया था, कोई कहीं से आया था, तो ऐसे 1.5 दर्जन मुस्लिम्स को वहां से भगा दिया गया। उन्होंने पैसा दिया था, फ्री नहीं आए थे, कोई शर्त नहीं थी। अब कलेक्टर कहता है वो तो RSS के लोगों ने मेला आयोजित किया था, हम क्या करें। धर्म के आधार पर इस तरह से कार्रवाई करना संविधान के लिए हिसाब से खराब। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना जरूरी। यह हालत है आज के आपातकाल की कि सोनिया और राहुल गांधी को मारने की साजिश रची जाती है, और यह दैनिक भास्कर में खबर छपी थी। अब आप समझ सकते हैं, मैंने इसको लेकर के आपको बताया भी था। तो इस तरह से साजिशें हैं। यह मीडिया सच दिखाता ही नहीं है, बताता ही नहीं है, क्योंकि पूंजीपतियों का मीडिया है। आपकी बात नहीं करता, राहुल गांधी गलत नहीं कहते, किसानों की क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। जिस तरह से आज पूरे देश में किसान खाद के लिए परेशान है, मैं खबर पढ़ रहा था और आपको कहिए तो दिखाऊं कि जिस तरीके से पांव पकड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं अफसरों के किसान की खाद दे दीजिए, और उसके बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही है, तो इससे ज्यादा बुरी स्थिति कोई और नहीं हो सकती है। यह देश जिस तरीके से फंसा हुआ है और यहाँ प्रदूषण और सब कुछ आ रहा है, उससे आप समझिए क्या हो रहा है। तो यही स्थिति है। आप ये देखिए किस तरह से अधिकारियों के नतमस्तक किसान है, खाद के लिए खाद दे दो, पांव पकड़ के रो रहे हैं। तो यही स्थिति कर दी गई है। यही स्थिति कर दी गई है कि आज प्रदूषण किस हालत में आ गया है, और इसके बाद में सरकार न कोई पॉलिसी बना रही है, न कुछ कर रही है, और इससे देश की जो हालत है वो अपने आप में चिंताजनक है। कि आप यह देखिए कि एक तरफ तो इमरजेंसी जैसे हालात हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ न कोई पॉलिसी है, न कुछ। अब आप सोचिए इस देश को कहां ले जाएगा। आपको मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। तो आपातकाल, असली आपातकाल यह है कि वो था, इंदिरा जैसी महान देवी को बदनाम किया जाता है, और जिन नेताओं ने किया था वो आज खुद दुखद स्थिति में है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। क्या इंदिरा ने ऐसा किया होता तो राजनीति कर पाते? शायद नहीं। इससे समझिए क्यों दिखाई देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बड़े लिबरल थे, विचारवादी थे, सोच थी, विकास और सारी चीजों को सबको एक साथ ले चलने की थी, सब कुछ उन्होंने किया, बनाया, नींव डाली, सब कुछ किया। लेकिन एक वक्त था जब कड़ाई की जरूरत थी, मजबूती से लड़ने की जरूरत थी। पंडित नेहरू इस दुनिया से जा चुके थे, लाल बहादुर शास्त्री इस दुनिया से जा चुके थे। देश भूखा था, उसको रोटी खिलाना मुश्किल हो रहा था। अमेरिका से गेहूं सस्ते में लेने की कोशिश की जाती थी, वो सरासा गेहूं। सोचिए तब श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को जन्म दिया। उसके बूते जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर तमाम बांध बनाए, तमाम नहरें बिछाई, तमाम और काम किए, नेशनल फर्टिलाइजर स्थापित की, दूसरी और खाद बनाने की मशीनें और फैक्ट्रियां लगाई, और उन सब के बूते श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश को क्रांति दी। उन्होंने भूमि का एक अच्छा बंटवारा हो, इसके लिए पीवी खत्म किया, और उन्होंने बंटवारा किया, भूमिहीनों को जमीनें दी, भूदान आंदोलन को गति दी, और इस देश को आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद में देश को जरूरत थी वैश्विक मंच पर मजबूती के साथ। अमेरिका में राष्ट्रपति निक्सन जैसा व्यक्ति जो नफरत करता था श्रीमती गांधी से, वो उसे कड़ा जवाब देती है, परमाणु विस्फोट करके, परीक्षण करके दुनिया को बता देती है कि हम ताकत बन चुके हैं। जो पंडित नेहरू ने बाबा एटॉमिक एनर्जी शुरू किया था, उसके बूते इस स्थिति में ले आती। श्रीमती इंदिरा गांधी उस स्थिति में ले आती है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती है और भारत को मजबूत बनाती है। श्रीमती इंदिरा गांधी सिक्किम को अमेरिका और चीन के मुंह से छीन के भारत में ले आती है, और भारत के मुकुट पर एक हीरा जड़ देती है। श्रीमती इंदिरा गांधी चीन को हराती है, और श्रीमती इंदिरा गांधी उस बेबाकी के साथ जो पूंजीपतियों का, साहूकारों का राज था इस देश में, उसे खत्म करती है। बैंकों का 1 दर्जन से अधिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करती है, तमाम इंश्योरेंस एजेंसीज का राष्ट्रीयकरण करती है, और धन भारत सरकार के खजाने में होता है, और फिर देश चलता है एक मजबूती के साथ। वो सबको हक देने की और सबके लिए काम करती हैं, अंदर हो या बाहर हो। इंदिरा गांधी के खिलाफ CIA, अमेरिका, तमाम देश मिलकर साजिश रचते हैं। उन साजिशों में हमारे वो विपक्षी दलों के नेता शामिल होते हैं, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे राम मनोहर लोहिया जैसे लोग रहे हो, हालांकि वो नहीं उसमें रह गए थे, और उसके अलावा जो अदर्स लीडर्स थे, चाहे मोरारजी देसाई हो, दूसरे और तमाम नेता, किसका क्या, जॉर्ज फर्नांडीज और ये सब, ये मिलकर साजिश रचते हैं, देश की व्यवस्था को भंग कर देते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं। बहरहाल श्रीमती गांधी सबसे लड़ती है और मुकाबला करती है, जवाब देती है, आतंकवाद से लड़ती है जो इनके द्वारा फैला है, और जीतती दिखाई देती है। उसी दौरान राजनीतिक तौर पर जो खेल होते हैं, नतीजतन सरकार जाती है। 3 साल में देश बर्बादी में आ जाता है। और इस दौरान क्या होता है? इस दौरान जब जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो 9 राज्यों की सरकार असंवैधानिक तरीके से तोड़ दी जाती है, कब्जा कर ली जाती है, जो आज नरेंद्र मोदी करते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा के दूसरा कुछ करके सिर्फ 3 साल के भीतर 9 सरकार, जहां कांग्रेस की सरकार। या सोचिए, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए 100 साल से जो RSS लगी हुई थी, इसीलिए उसने जनसंघ का जनता पार्टी में विलय किया। बहरहाल सपना पूरा नहीं हो पाता। इंदिरा गांधी लड़ते हुए शहीद होती है इस देश में, प्रधानमंत्री रहते हुए शहीद होती है। आज के दिन मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं? आज ही का दिन था। वो अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर भट्ट साहब से, दिनेश कुमार भट्ट थे, उनसे पूछती है कि वो सरकारी लोग थे, वो कहां गए? कहते हैं उन्हें हटा दिया है क्योंकि IB की इंफॉर्मेशन आई है, ये वो रहेंगे तो आपके लिए खतरा हो सकता है। उन्होंने नहीं, उन्होंने यह नहीं होगा, सिख है तो हम इस आधार पर हटा दें, मेरी जान से ज्यादा इस देश का हिस्सा जो, इससे गलत संदेश जाएगा, हमें एकता का संदेश देना है, इसलिए उन्हें बुलाया और ड्यूटी पर। नतीजतन 2 दिन बाद 31 अक्टूबर को श्रीमती गांधी शहीद हो जाती है। 30 गोलियां लगी होती, पूरा देश बिलख पड़ता है, पूरे देश में बिल्कुल गुस्सा होता है, लोग चाहते हैं गुस्से में मार दो जिन लोगों ने मारा। यह दंगा प्रायोजित नहीं था, यह हिंसा प्रायोजित नहीं थी, यह अपने मन का गुस्सा था, और वह गुस्सा निश्चित रूप से जायज था, लेकिन निर्दोष लोगों पे नहीं होना चाहिए, मैं आज कहता हूं। लेकिन शायद उस समय जब मैं भी देख रहा था, छोटा था, मुझे भी गुस्सा होना चाहिए। ब्लू स्टार करके श्रीमती गांधी ने सिख धर्म की लाज बचाई, मान बचाई, इज्जत बचाई।
नहीं तो जिस तरीके से उसके अंदर दरिंदगी हो रही थी, लड़कियों से रेप हो रहे थे और तमाम घटनाएं हो रही थी, वो कर्म हो रहे थे जो सिख धर्म की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं, गुरु नानक देव जी के महान विचारों को अपवित्र कर रहे हैं, जो अपवित्र कर रहे थे सिख गुरुओं की मर्यादाओं, उसे बचाया था श्रीमती। आज कोई समस्या होती थी, कड़ा फैसला लेती थी, सख्त फैसले लिए, अपनी जान तक देना उन्होंने गवारा समझा, लेकिन देश को टुकड़े नहीं होने दिया, पंजाब को टूटने नहीं दिया, सिक्किम को अमेरिका और चीन के मुंह में हाथ डाल के निकाल के भारत का हिस्सा बना दिया। वो श्रीमती गांधी थी, वो श्रीमती गांधी थी जिन्होंने एक झटके में पीढ़ी खत्म किया, एक झटके में अमेरिका को बैक फुट पर लाकर के खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और न जाने क्या क्या, 14 बैंकों को पूंजीपतियों से छीना और राष्ट्रीयकरण कर दिया। तो यह हिम्मत होती है, लेकिन अडानी अंबानी के गुलामों से आप क्या उम्मीद करें, टुकड़े टुकड़े गैंग से आप क्या उम्मीद करें? वो तो सिर्फ टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं और वही कर रहे हैं समाज में, देश के भीतर, आपके घरों में, हर जगह। तो नरेंद्र मोदी ने टुकड़े टुकड़े ही किया, यही तो उनका गुजरात मॉडल और इसी के बूते उनकी सत्ता चलती है। आप इसका सबसे सुलभ शिकार, तो आप शिकार होइए। कितनी जमीन कब्जा कर लिया और झूठ फैलाते हैं कि पंडित नेहरू के समय में इतनी जमीन, इतना वो ये देश ले गए, वो ले गए, वो ले गए। आपको जानकारी के लिए बता दूं, गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में भारत की 3,47,448 स्क्वायर किलोमीटर जमीन भारत में और एक्स्ट्रा जुड़ी थी जो 1947 में हमें भारत मिला, उसमें पंडित नेहरू ने 3,47,448 स्क्वायर किलोमीटर जमीन और एक्स्ट्रा जोड़ी थी भारत में। तमाम देशों की जो है सबसे ज्यादा चाइना की हमने कब्जा की, चाइना को हमने नहीं दी, चाइना की कब्जा। एक चीज, इंदिरा गांधी के समय में 9,649 किलोमीटर हमने भूमि भारत में जोड़ी और हमने खोई कब जमीन, हमने खोई है अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 10 वर्ग किलोमीटर और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हमने 4,067 वर्ग किलोमीटर जमीन खोई है। यह सत्य है। तो यह आप आंकड़ा देख सकते हैं भारत सरकार का और यह आरटीआई में मिला आंकड़ा। यह तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह सत्य है। वेस्टर्न कंट्रीज अपने पास परमाणु हथियार होने की धाक जमाती थी और कई बार इन हथियारों के बल पर भारत की बात दबाने की कोशिश भी की गई थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने पर्दे के पीछे वैज्ञानिकों को न्यूक्लियर वेपन बनाने की अनुमति दे दी थी। दूसरी तरफ अमेरिका वियतनाम युद्ध में उलझा हुआ था, यहाँ भारत में परमाणु हथियार बनकर तैयार था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इनिशिएट कर दिया, जिसकी अमेरिका को कानों कान भनक करने लगी। इस ऑपरेशन के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने 18 मई 1974 के दिन पोखरण में पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था। इसके बारे में पता लगते ही दुनिया की सभी महाशक्तियों के मुंह खुले के खुले रह गए थे, क्योंकि जिस भारत को वो गरीब राष्ट्र मानते थे वो परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। और इस परमाणु परीक्षण के बाद भारत की ओर किसी ने आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक नहीं की। अन्याय के सामने आवाज उठाने में वो किसी से नहीं डरती थी और देशवासियों को भी हिम्मत देती थी। देश के सामने बहुत से खतरे हैं, अंदरूनी कमजोरियां तो वही हैं, बाहरी खतरे भी हैं। मैं आपको डराना नहीं चाहती हूं और मुझे ये भी मालूम है कि आप डरने वाले भी नहीं हैं। उनके परिवार का आजादी के पहले से लेकर अब तक की बात करें तो 11 लोग शहादत दे चुके हैं। जिस परिवार के पूरे हिंदुस्तान में इकलौता परिवार है, जिस परिवार के 11 लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है, 2 लोगों ने देश की आजादी के बाद और उसके पहले 9 लोगों ने। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी शहादत का 1857 से लेकर अब तक शहादतों का दौर चला हो। और सिर्फ यही नहीं किया, अपनी सारी संपत्ति भी इस देश को दी है। पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के पहले अपनी संपत्ति दी। मोतीलाल नेहरू जी ने 1935 में भारत की संसद और सब कुछ का जो आगे एक्सटेंशन होना था, बनना था, सरकार बननी थी, उसके लिए दिल्ली की अपनी संपत्ति दान दी। इसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब चाइना से युद्ध चला था, याद करिए, अपने जेवर, अपना मंगलसूत्र सब कुछ दान किया था। और याद करिए उसके बाद राजीव गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने ही मारुति कंपनी इस देश को दान दे दी थी भारत सरकार को। आज जिस मारुति को लेकर हम चलते हैं उनकी अपनी थी कंपनी और उसके बाद में राजीव जी ने दिया। तो वो सिर्फ जान ही नहीं देते, अपनी सारी संपत्ति भी देते हैं, अपना सब कुछ देते हैं और इस देश से कुछ लिया नहीं। तो यह एक बड़ी चीज है, इस देश के लोगों के हक के लिए लड़ने की बात है। तो इसलिए प्रियंका गांधी और जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट ने कहा 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी में लोगों का विश्वास इसलिए आ रही, तो 70 साल कांग्रेस में कोई ना कोई तो विश्वास होगा लोगों में, तभी तो दे रही थी। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सबसे पुरानी पार्टी का इतिहास आपको पता है, जेल में जवाहरलाल नेहरू 11 साल जेल में बिताया। और उसके बाद सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश के लिए जान दिया रक्षा समझौते के नाम पर। अब सुन लीजिए, इंदिरा गांधी ने रक्षा समझौते के नाम पर इस देश में जान दिया, पंजाब को देश के अंदर रखा और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा के बांग्लादेश करके देश की सुरक्षा किया। अब सुन लीजिए, राजीव गांधी ने तमिलनाडु, जो हमारे जो तमिल लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान दी। आप बताएं, रक्षा की बात करते हैं, इनके बलिदान को नहीं दिखे। इनको बलिदान किसका दिखता पता आपको? नाथूराम गोडसे का। क्यों दिखता पता आपको? धार्मिक उन्माद के लिए। इनको पता किसका दिखता है? जो अंग्रेज का माफिया करते हैं, सावरकर की देशभक्ति दिखती है। इनको पता देशभक्ति किसकी दिखती है? वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देशभक्ति। क्यों दिखता पता है? इन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना के उप मुख्यमंत्री बन गए थे बंगाल के अंदर, इसलिए उनकी देशभक्ति दिखती है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री का 15 सेकंड में बता देती हूँ। बाबा साहब अंबेडकर जो थे वो जोगेंद्र नाथ मंडल के सहायता से 1946 में बंगाल प्रोविंस से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए। जब देश का विभाजन हुआ तो वो पाकिस्तान चले जाते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो सीट पाकिस्तान गई थी। गांधी और नेहरू की पहल पर मुंबई प्रोविंस से हमारे सदस्य का रेजिग्नेशन कराकर उनको वहां से सदस्य बनाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया और वो हमारे देश के न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन बल्कि आगे चलकर पहले प्रथम लॉ मिनिस्टर बने। जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रथम लॉ मिनिस्टर। 1947 के भारत का प्रधानमंत्री बनना मतलब सुसाइड करना। 400 करोड़ रूरल डेव, मरता हुआ किसान हर गांव में। ब्रिटेन, यूएसएसआर, इन लोगों ने फंड देने से मना कर दिया कि पैसा नहीं देंगे। उस परिस्थिति में वो आदमी देश की गद्दी पे बैठा और पहला 5 ईयर प्लान चला एग्रीकल्चर को लेकर। उसी वक्त वो गाना बना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सोना मतलब व्हीट और राइस, मोती मतलब कपास, हीरा मतलब गन्ना, क्योंकि तराशने के बाद उसकी कीमत बढ़ जाती है। जिस देश में कोई पैसा कुछ ना हो, कुछ ना, एक गाना आया था 1960 में, आपने सुना होगा कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश कानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। अपना कुछ है ही नहीं दिल छोड़, उस देश का प्रधानमंत्री वो आदमी बन रहा है। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। सबसे पहले आप लॉ ग्रेजुएट होने के बाद एक तरह
सा फैक्ट निकाल पाए कि कांग्रेस ने वास्तव में 70 साल राज करा है, कितने साल राज करा। आपकी अंधभक्ति का, आपके मोदी अरविंद का सीधा सीधा नजारा ये है कि ऊपर से आवाज चली कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा। आपने उसी को रट्टा मार के आगे शुरू हो गए, कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं करा। पहले आम चुनाव हुए, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, 52 में चुनाव खत्म होते सबसे पहला एशियाड गेम्स भारत में आयोजित हुआ, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। उसके बाद उन्होंने IIT बनाई, एम्स बनाया, इसरो बनाया, भाखड़ा नामगढ़ डैम बनाया, बुधनी डैम बनाया, गुजरात में नर्मदा डैम बनाया, जिसका उन्होंने उद्घाटन भी एक वहां झारखंड की संथाल लेडी थी बुधनी, उससे करवाया था। उसके बाद उन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत करी, उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत करी। उसके बाद आपका धान का कटोरा हमारा एक सेंटर होता था, जूट में, पटसन में, हर चीज में हमारा भारत आज एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, कपास में नंबर 1 है। कैसे बना? हरित क्रांति हुई, कांग्रेस ने करवाई, अभी हुआ ना। पता है नेहरू के बारे में कुछ? हम छोटे थे, डिस्कवरी ऑफ इंडिया से शुरुआत ही हुई थी। अरे ठीक है, उस आदमी में 1000 गलतियां होंगी, एक बार देख तो लो कि वो इंसान क्या था, कैसा था। तुम्हें उस बंदे का कुछ पता भी है या बस गाली देने लग गए? आज बहुत खुश हो रहे हो ना कि अरे दुनिया की जितनी सब बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके CEO भारतीय बन रहे हैं। ये CEO कहाँ से निकले हैं? नेहरू से निकले हैं, IIT से और IIM से निकले हैं। हमारे भीतर का देशभक्त बिल्कुल पुलक जाता है जैसे ही पता चलता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री कोई भारतीय बन गया या किसी बड़ी कंपनी का CEO कोई भारतीय बन गया। एकदम भारतीय नहीं, हिंदू, हमें हिंदू से मतलब। तो पुलक तो बहुत जाते हो। फिर ये भी पूछा करो ना, वो आया कहाँ से है? वो नेहरू से ही तो आया है। लेकिन 1900 में उन्होंने एक चर्च रोड जो भारद्वाज आश्रम के बिल्कुल पास था उसको खरीदा 19,000 रुपए में मुरादाबाद के कुंवर परमानंद से। मुरादाबाद के कुंवर परमानंद ने ये जो मकान था वो सर सैयद अहमद के बेटे से खरीदा था। काफी बड़ा मकान था और लोग कहते हैं कि उस जमाने के हिसाब से 19,000 रुपए उसकी बड़ी कम कीमत के कारण ये था कि लंबे समय से उस मकान में कोई मरम्मत काम नहीं हुआ था, टूटा फूटा था। वो मकान उन्होंने लिया और उस मकान को बहुत खूबसूरत रेजिडेंस में बदला, जिसको आप सब जानते हैं कि आनंद भवन कहा जाता है। वो आनंद भवन था जिसमें न केवल नंदलाल जी के 5 बेटे, उनकी बेटियां, उनकी पत्नी, इनकी अपनी पत्नी, अपनी बेटियां जवाहरलाल नेहरू रहते थे, बल्कि इसके अलावा कई और ऐसे रिश्तेदार रहते थे जिनके पास खाने पीने का ठिकाना नहीं था। और मोतीलाल नेहरू इस बड़े से परिवार को, नेहरू के इस पूरे नेहरू परिवार को साथ लेकर चलते थे। अब तक जो शानदार आनंद भवन उन्होंने बनाया था वो कांग्रेस को दफ्तर के रूप में दान कर दिया और खुद एक दूसरे घर में चले गए। उस भवन को नाम दिया गया स्वराज भवन, जो दान किया था उन्होंने। जिस घर में वो गए वो उसको फिर से आनंद भवन उसका नाम रखा गया। बार-बार गिरफ्तारियां, आप जानते हैं कि उनकी पत्नी भी गिरफ्तार हुई, नेहरू तो बार-बार गिरफ्तार होते रहते थे, बेटियां भी गिरफ्तार हुई। पूरा परिवार आजादी की लड़ाई में लगा रहा और जो शानदार विलायती सूट पहनते थे, जूते पहनते थे, उसकी जगह पर कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता, इस तरह की खादी का धोती कुर्ता, ये सारा कुछ पहनना शुरू किया उन्होंने। एक बड़ा शुरुआत हुई वो हुई कि जब राजीव गांधी की मृत्यु के बाद दरअसल सोनिया गांधी के पास राहुल गांधी की कॉलेज फीस देने के भी पैसे नहीं थे। फाइनेंशियली काफी डिस्प्यूट चल रहा था और राजीव गांधी की मृत्यु हुई कुछ दिन हुए तो राहुल गांधी की फीस जमा करनी थी। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन से संपर्क किया। तो अमिताभ बच्चन ने जो सोनिया गांधी को जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जो भी पैसे थे वो ललित सूरी और सतीश शर्मा ने गड़बड़ कर दिया, मैसअप कर दिया, कुछ भी नहीं बचा है। ये कहा सोनिया गांधी को अमिताभ बच्चन ने, जब उन्होंने पूछा कि भाई राजीव गांधी और उनके कुछ मतलब जो भी पैसों का हिसाब करना, कुछ मदद मांगी दरअसल। लेकिन अमिताभ ने कहा कि चलिए मैं फिर भी कुछ करूंगा। उसके बाद संतोष भारती कहते हैं कि संतोष भारती के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने एक चेक भेजा $1,000 का सोनिया गांधी को। $1,000 का चेक भेजा राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी को। उस वक्त में मेरे ख्याल से ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, $1,000, 30,000, 40,000 ऐसे कुछ हुआ होगा, डॉलर का रेट जो भी होगा उस वक्त। इतने पैसे भेजे सोनिया गांधी को, लेकिन सोनिया गांधी ने उसे वापस भेज दिया। और साथ ही सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी को नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट एंड टेकिंग इट टू बी एन इंसल्ट, शी रिमूव्ड अमिताभ बच्चन फ्रॉम हर लाइफ फॉरएवर। भारती कहते हैं कि वो इंसिडेंस सोनिया गांधी को इतना बुरा लगा कि उन्होंने कसम खाई कि इसके बाद अमिताभ बच्चन को हमेशा से अपनी जिंदगी के लिए, गांधी परिवार की जिंदगी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इससे ज्यादा बेइज्जती वो सह नहीं सकती। मिसाल के तौर पर 2014 में आते ही, सरकार में आते ही सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो ने घेराबंदी शुरू की राहुल गांधी की। और मोदी और शाह को लगता था कि राहुल गांधी के पास अकूत संपत्ति होगी, स्विट्जरलैंड से लेकर हिंदुस्तान के हर सूबे में। और इसीलिए ये जो पेगासस हथियार है, बेडरूम से लेकर, राहुल गांधी के बेडरूम से लेकर बैंक तक सब कुछ स्कैन करता रहा, लेकिन कुछ मिला नहीं। और जब 2-3 साल कुछ नहीं मिला तो फिर 2018 में चुनाव से पहले, 2019 के चुनाव से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहा गया कि जितने भी ITR, जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं और जितनी भी प्रॉपर्टी हो सकती, नामी बेनामी, चल सबकी जांच कराई जाए, सारे बैंक खाते, सब कुछ। और तब 2018 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में राहुल गांधी की घेराबंदी की, फाइल खुली लेकिन मिला कुछ नहीं। उसके बाद 2022 में नेशनल हेराल्ड एक अखबार है, उसका जो केस है वो कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने मुकदमा किया था। और नेशनल हेराल्ड के केस में एक कांग्रेसी अखबार जो घाटे में जा रहा था, उसने कुछ हस्तांतरण पैसे के वजह वहां पर राहुल गांधी की घेरने की कोशिश हुई। 50 घंटे, 50 आवर्स, 5 डेज राहुल गांधी की पूछताछ होती रही ईडी में। संजय मिश्रा जो अलादीन है मोदी जी के, खुद उस जांच को सुपरवाइज कर रहे थे। लेकिन पहली बार संजय मिश्रा, जी हाँ, ईडी के डायरेक्टर फेल हो गए, कुछ नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला। 2023 में आपको पता ही क्या हुआ, जब अडानी की फाइलें खोली राहुल गांधी ने, जब अडानी और मोदी को लिंक कर दिया पहली बार भ्रष्टाचार, उसके बाद फिर मानहानि का मुकदमा हुआ। और वो मुकदमा जिसमें सजा हुई, जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, उस मामले से भी अब किसी तरह से बाहर निकल आए। यानी कोशिशें ए से लेकर Z तक हुई, अब तक कुछ नहीं मिल पाया। सोच रहे होंगे 2019 का जो एफिडेविट है उनका, यहाँ पर एक एक चीज लिखा पड़ी में। राहुल गांधी का जो बैंक के खाते हैं, 2 बैंक में उनके खाते, स्टेट बैंक नई दिल्ली और HDFC खान मार्केट नई दिल्ली। और इन खातों में 4 खाते हैं, 2 SBI के, 2 HDFC के। इसमें 17 लाख, आप कह सकते हैं 18 लाख रुपया उनका जमा है। ये मैं एफिडेविट हिसाब से बता रहा हूं जो उन्होंने चुनाव के समय फाइल किया था 2019 में। म्यूचुअल फंड देखें, म्यूचुअल फंड मुझे लगता है क्योंकि मैंने कहा इकोनॉमी की बैकग्राउंड राहुल गांधी की रही है, शेयर मार्केट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। ज्यादातर उन्होंने जो अपना पैसा है, जो उनको MP के तौर पर भी मिलता है, ज्यादातर पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है और जो उनकी बाहर की जो सेविंग्स रही है म्यूचुअल फंड में लगाया। म्यूचुअल फंड में उनके पास आदित्य बिरला है, DSP स्मॉल कैप है, फ्रैंकलिन है, IDFC, मोतीलाल ओसवाल, कई ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसमें उन्होंने मैक्सिमम पैसा अपना लगाया। आप कह सकते हैं 5 करोड़ 19 लाख, 5 करोड़ के आसपास कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड, 10 म्यूचुअल फंड्स में उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। PPF में, जो PPF अकाउंट है, वहां भी उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तकरीबन आप कह सकते हैं 40 लाख रुपए। अब राहुल गांधी के पास अपने नाम से कोई रिहायशी बंगला नहीं, कोई उनका घर मकान नहीं है दिल्ली में। और शायद इसीलिए जब उनका बंगला छीन लिया गया सदस्यता रद्द करने के बाद, तो वो संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के MP हैं, उनके घर में किराएदार के तौर पर जा रहे थे, शिवपुरा से भी उनकी सदस्यता भाग गई। तो उनके पास कोई बंगलो नहीं है, घर नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड है। और ये सुल्तानपुर महरोली दिल्ली के पास है। और जो सर्किल रेट है उसके हिसाब से ये तकरीबन 1 करोड़ 32 लाख रुपए का। और इसमें प्रियंका का भी शेयर है, हिस्सेदारी है उनकी बहन की। और ये जो एग्रीकल्चर लैंड है, ये उनको ऐसा बताया जाता है इंदिरा गांधी से मिला, इंदिरा गांधी जी के पास था। कमर्शियल लैंड, जैसे मैंने पहले भी कहा कि थोड़ा सा बिजनेस को समझते हैं, बैकग्राउंड रही है उनकी विदेश में पढ़ाई में। तकरीबन 2 दुकानें हैं शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि गुड़गांव में सिलोखेड़ा विलेज है, यहाँ पर उन्होंने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप्स ली हैं और इसकी जो कीमत है वो 7 करोड़
93 लाख, यानी उनका जो मेजर इन्वेस्टमेंट है अपनी जिंदगी भर का, कह सकते हो कमाई होंगी 5 करोड़ के म्यूचुअल फंड्स हैं, और जो मेजर कमाई वो कमर्शियल लैंड में, कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जो एसेट्स हैं वो 13-14 करोड़ के हैं उनके। यानी जिस आदमी को आप कह सकते हैं जिसके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, इस वक्त जो एफिडेविट पर हैसियत है 13-14 करोड़ रुपए की है। और शायद यहीं पर शक हुआ मोदी और शाह को, 13-14 करोड़ कैसे हो सकते हैं। और इसीलिए इनकम टैक्स के एक पूरा महकमा जो असेसमेंट करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, एक फाइल खंगाली गई और 31/12/2018 चुनाव से पहले पिछली बार एक रीअसेसमेंट ऑर्डर दिया इनकम टैक्स ने, फिर से आपकी जांच होगी, आपके पैसे की, कहाँ का पैसा है, और वो सारे दस्तावेज लिए, लेकिन कुछ उसमें भी हासिल नहीं हुआ इनको। दिखाता हूं कि ये घर, ये आप देखिए, ये घर है, ये बच्चे हैं, ये अनाथ हैं। अभी जब वहां पर जब प्रलय आई थी, उस प्रलय में ये घर पूरे तबाह हो गए थे, मर गए थे, इस परिवार के सारे लोग मर गए। राहुल गांधी ने 100 से अधिक घर ऐसे अपने पैसे से बनवाए, और इन पैसों से बने इन घरों में ये जो बच्चे रह रहे हैं, आज इनका ये सहारा बने। सोचिए आप, नरेंद्र मोदी ने एक घर किसी का अपने पैसे से बनवा के दिया हो, अपनी पार्टी के पैसे से दिया हो, या किसी तरह दिया हो, किसी का चला रहे। राहुल गांधी इस समय करीब 500 बच्चे हैं जिनके पढ़ने लिखने, खाने पीने, कपड़े, सबका ख्याल रखते हैं अपने मुंह पे। तो इससे आप जान लीजिए, यह वह परिवार सरकार फूड सिक्योरिटी बिल लेकर आती है। इस विधेयक के तहत यह तय किया गया कि 75% ग्रामीण जनता और 50% शहरी जनता को खाद्यान्न जैसे गेहूं, चावल जैसी चीजें दी जाएंगी। करीब 80 करोड़ जनता को 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और ज्वार बाजरा जैसे मोटे अनाज को मात्र 1 रुपए प्रति किलो देने की व्यवस्था बनाई गई। लेकिन समस्या यह थी कि इतने बड़े स्तर पर अनाज देने का मतलब था कि सरकार का बजट ही बिगड़ जाना। गैर कांग्रेसी राज्यों ने मनमोहन सिंह की इस योजना का विरोध करना शुरू कर दिया। गैर कांग्रेसी राज्य मतलब भाजपा सरकारें और अन्य दलों की सरकारें, उन्होंने कहा कि वे इतना खर्च नहीं उठा सकते। साल 2013 में जब मनमोहन सरकार फूड सिक्योरिटी कानून को लाने जा रही थी, तब सरकार ने बताया कि इस पर हर साल कम से कम 95,000 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि इस पर 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक या 3.5 लाख करोड़ रुपए तक खर्च आएगा। तब भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने जा रहे नरेंद्र मोदी ने पीएम मनमोहन सिंह को एक पत्र लिखकर ये तक कह डाला कि इस कानून की वजह से कुपोषण उल्टा बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी यही नहीं रुकते, बल्कि 21 अगस्त 2013 के दिन हैदराबाद की एक रैली में मोदी ने कहा, जब वाजपेयी जी की सरकार थी, इस देश में गरीबी की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, गरीब की थाली में रोटी पहुंचती थी, इसलिए कभी फूड सिक्योरिटी के लिए सोचना नहीं पड़ा। ये कांग्रेस पार्टी ने गरीब की हालत इतनी खराब कर दी है, उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई। जब वाजपेयी जी की सरकार थी, इस देश में गरीब की थाली में रोटी की चिंता नहीं थी, उनको फूड सिक्योरिटी बिल की बात करने की नौबत आई। यहाँ दो कॉमन सवाल उठते हैं, एक ये कि ऐसा कब हुआ कि वाजपेयी के वक्त देश में गरीबी खत्म हो गई और कांग्रेस के वक्त अचानक गरीबी कहीं से आ गई। दूसरा सवाल, अगर कांग्रेस द्वारा गरीबों को राशन देना गलत था, तो मोदी सरकार ने गरीबों को राशन देना बंद क्यों नहीं कर दिया? सच ये है कि मोदी सरकार के वक्त जब कोरोना महामारी ने देश के गरीबों के लिए आफत बनकर आई, तो ये राशन व्यवस्था ही थी जिसने देश के गरीबों की थाली में रोटी बेची। मनमोहन सरकार के कानून की वजह से देश के 80 करोड़ गरीबों को सिर्फ राशन व्यवस्था नहीं बचाया, उस स्कीम को 30 जून 2020 के दिन मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बना दिया। कोरोना के संकट ने देश में खाद्य सुरक्षा को संकट में डाल दिया था। यही रीजन है कि इस देश को खाद्य सुरक्षा देने के लिए मनमोहन सिंह खाद्य सुरक्षा कानून लेकर आए, जिसका मोदी पत्र लिखकर विरोध कर रहे थे और रैलियों में जाकर मजाक उड़ा रहे थे। इस योजना में बस ये बदलाव किया गया कि 1-1, 2 रुपए जो दिए जा रहे थे वो मोदी ने मुफ्त कर दिए और उस पर अपना झोला लगा दिया, बड़ा सा फोटो लगा दिया। जबकि मनमोहन सिंह ने कभी ये एहसास नहीं कराया कि सरकार आप पर निजी एहसान कर रही है, या ये मनमोहन सिंह की जेब से गए। जब किसी योजना के साथ राइट शब्द यूज किया जाता है, अधिकार शब्द यूज किया जाता है, तो आपका अधिकार होता है। इसलिए मनमोहन सरकार द्वारा राशन व्यवस्था को राइट टू फूड में लाया गया और कभी उस पर मनमोहन सिंह का फोटो नहीं लगाया गया, क्योंकि वो मनमोहन सिंह के पैसे से नहीं दिए गए थे, वो राहुल गांधी या कांग्रेस के पैसों से नहीं लाए गए थे, बल्कि जनता के टैक्स से जनता को ही दिया जा रहा था। हालांकि वही मोदी ने एक रैली में ये तक कहा कि जनता ने मोदी का नमक खाया है, कि अम्मा ने मोदी का नमक खाया है। मोदी का नमक खाया है, जैसे पूरे देश में मोदी के वरनगर वाले घर में ही बने नमक को ही बांटा जा रहा हो। और हाल यह है कि साल 2011 से लेकर साल 2013 तक मोदी मनमोहन सिंह के जिस राइट टू फूड वाली राशन व्यवस्था का विरोध कर रहे थे, उसे न केवल अपनी सरकार में देते रहे, बल्कि साल 2020 में कोरोना में उसमें बदलाव लाने के बाद उसका 6 बार टाइम बढ़ा चुके हैं। यानी कोरोना के वक्त 1-2 रुपए लेने के बजाय जो मुफ्त में राशन देने की नई व्यवस्था 3 महीने के लिए लाई गई थी, साल 2024 में मोदी सरकार को वो योजना आज भी चलानी पड़ रही है। मनमोहन सरकार की सिर्फ यही योजना नहीं थी जिसका मोदी ने विरोध किया और बाद में संकट के समय उन्हीं योजनाओं ने देश को बचाया, बल्कि मनरेगा भी ऐसी स्कीम थी। 27 फरवरी 2015 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा को कभी बंद मत करो, मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा, आपकी विफलताओं का स्मारक है। मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा, दुनिया को बताऊंगा कि ये गड्ढे जो तुम खोद रहे हो वो इन 60 सालों का परिणाम है। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि आज तक मोदी सरकार इस मनरेगा योजना का विकल्प नहीं खोज सकी। आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मनरेगा का बड़ा रोल है, खासकर कोरोना में लॉकडाउन के वक्त जब प्रवासी मजदूर वापस अपने अपने गांव लौट रहे थे, तो उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था। गरीब मजदूरों पर कोई सेविंग भी नहीं होती। उस संकट में जब अधिकतर कंपनियां अपने कर्मचारियों को या तो निकाल रही थी या वेतन आधा कर रही थी, उन परिस्थितियों में सिर्फ मनरेगा ही थी जिसने देश के सबसे गरीब लोगों, प्रवासी मजदूरों और किसानों को सहारा दिया। गांव में ही रोजगार देने का काम किया गया। ये मनमोहन सिंह की स्कीम थी। मनमोहन सिंह ने 25 अगस्त 2005 के दिन मनरेगा स्कीम की शुरुआत की। इस स्कीम में भी मनमोहन सिंह ने कहीं अपना क्रेडिट नहीं लिया, कहीं फोटो नहीं छपाई, बल्कि इसे राइट टू वर्क के रूप में एक स्टेप के रूप में शुरू किया। मतलब ये सरकार का एहसान नहीं बल्कि हमारा अधिकार था, जनता का अधिकार था कि हम 100 दिन का काम सरकार से मांग सकते हैं और सरकार ये काम करने के लिए बाध्य है। दैनिक जागरण अखबार में छपे एक ग्रामीण का बयान इस बारे में जानना चाहिए। जितेंद्र नाम के एक मजदूर ने दैनिक जागरण अखबार को बताया कि मनरेगा में उसको निर्धारित समय पर रोजगार मिल रहा है, उसको काम करने के लिए किसी ठेकेदार का इंतजार नहीं करना पड़ता। मेरे खुद के गांव में बहुत से लोगों को मनरेगा के कारण काम मिलता था। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई एक स्टडी के अनुसार मनरेगा ने गांव के विकास और माइग्रेशन यानी ग्रामीणों के शहरों की तरफ जो प्रवास होता है उसे रोकने के लिए बड़ा योगदान दिया है। इस स्टडी के अनुसार 10 लोगों में से 9 लोगों ने कहा है कि एक घर के लिए 100 दिन के काम की गारंटी की जगह हर व्यक्ति को अकेले ही 100 दिन के काम मिलने की गारंटी मिलनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार मनरेगा को पूरी तरह लागू करने में पूरी तरह असफल रही। मनरेगा के लिए काम कर रहे अर्थशास्त्री जीन ड्रेज और एक्टिविस्ट ऋचा सिंह का कहना है कि मनरेगा में जो 100 दिन काम करने की जो गारंटी थी, उसकी जगह सरकार यानी मोदी सरकार 50 दिन भी काम नहीं दे पा रही है। इन दोनों तथ्यों से पता चलता है कि मनमोहन सिंह की सोच में और नरेंद्र मोदी की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। जिस मनरेगा को मोदी ने मनमोहन सिंह की असफलताओं का जीता जागता स्मारक बताया, उस मनरेगा की जनता में क्या डिमांड है? उस योजना की नरेंद्र मोदी सरकार में इतनी डिमांड है कि मोदी सरकार तय 100 दिन के वायदे के आधे दिन भी गरीबों को काम नहीं दे पा रही है। दरअसल सरकारी नियम और कानून दो तरीके से बनाए जाते हैं, या ये कहें कि 3 तरह की व्यवस्थाएं होती है। एक पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें उद्योगों पर ध्यान दिया जाता है। स्वाभाविक है कि इसका लाभ उद्योगपतियों को ही मिलता है, अधिक मिलता है, और उम्मीद की जाती है कि ये आर्थिक समृद्धि जो उद्योगपतियों को मिल रही है वो निचले स्तर पर भी पहुंचेगी। दूसरी व्यवस्था होती है समाजवादी व्यवस्था। इसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से
सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं जिनमें आम जनता को अधिक अधिकार दिए जाते हैं। जैसे भाजपा की ही अगर एक योजना लें तो उज्ज्वला योजना, जिसमें आम लोगों को सिलेंडर दिए गए। जैसे कांग्रेस और आप सरकार के द्वारा महिलाओं की बस सेवा मुफ्त की गई। जैसे मनमोहन सरकार के द्वारा किसानों की कर्ज माफी शुरू की गई। तीसरी व्यवस्था होती है जो इन दोनों के बीच की है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें पूंजीवाद भी काम करता है और उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाता है और आम आदमी की केंद्रित योजनाएं भी बनाई जाती हैं। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब कांग्रेस सरकार आती है तो वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में गरीब केंद्रित, आम आदमी केंद्रित योजनाएं अधिक लाती है, जैसे मनरेगा योजना, राशन व्यवस्था या सूचना का अधिकार या भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें किसानों को ज्यादा अधिकार दिए गए। वहीं भाजपा जब आती है तो वो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में उद्योग केंद्रित योजनाएं अधिक लाती है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, प्राइवेटाइजेशन करना, मेक इन इंडिया आदि। इसे दो बड़े उदाहरणों से समझते हैं। पहले जब बड़े निजी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी तो किसानों को भारी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उनकी मर्जी के बिना ही जमीनें ले ली जाती थी और कौड़ी के भाव मुआवजा दिया जाता था। लेकिन किसानों को अधिक अधिकार देने के लिए साल 2013 में मनमोहन सिंह भूमि अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन का कानून लेकर आए। मनमोहन सिंह ने कानून बनाया कि निजी सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए तभी जमीन ली जा सकती है जब 70% किसान सहमत होंगे, अन्यथा उस जमीन को नहीं लिया जा सकता, चाहे वो कितना भी इंपोर्टेंट काम हो। इससे पहले के 1984 वाले भूमि अधिग्रहण अधिनियम में यानी उस कानून में ये प्रावधान नहीं था। साफ है, इस कानून ने किसानों को सशक्त बनाया। मनमोहन सिंह ने यह भी नियम बनाया कि ग्रामीण क्षेत्र की जमीन के लिए मार्केट रेट से 4 गुना रेट पर मुआवजा दिया जाए और अगर शहरी जमीन है तो वहां पर मार्केट रेट से 2 गुना मुआवजा दिया जाए। और यह भी नियम बनाया कि अगर 1 साल के भीतर पैसे ना दिए जाए यानी मुआवजा ना दिया जाए तो अधिग्रहण की प्रक्रिया रद्द मानी जाए। इस कानून से पहले भूमि अधिग्रहण को लेकर देश में तमाम आंदोलन किसानों के द्वारा किए जाते थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने 1984 के कानून को हटाकर अब तक का बेस्ट भूमि अधिग्रहण कानून बनाया। इस कानून के नियमों से स्पष्ट था कि इससे किसानों को और अधिक ताकत मिली। लोकतंत्र जिनके लिए बनाया गया है, जिन्होंने बनाया है, उन्हें ताकत मिली। लेकिन वही जब आप साल 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके हित में बनाए गए। इन तीनों कृषि कानूनों को खेती किसानी के कॉर्पोरेटाइजेशन की तरह देखा गया, जिसका लाभ उद्योगपतियों को मिलना था। उद्योगपति खेती कर सकते थे, उद्योगपति ही स्टॉक लिमिट से ज्यादा भंडारण कर सकते थे, जितने चाहे आलू टमाटर रख सकते थे। उद्योगपतियों को किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार दे दिया गया, जितना चाहे लूट सकते हैं। इस पूरे कृषि कानून में किसानों का हित दूर दूर तक नहीं था। कहानी घड़ी गई कि अगर खेती किसानी उद्योगपति करेंगे तो किसानों को भी लाभ मिलेगा। 3 कृषि कानूनों और एमएसपी को लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने मनरेगा योजना में गरीबों मजदूरों को काम का अधिकार दिया, राइट टू फूड योजना बनाकर राशन का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार कानून बनाकर सूचना का अधिकार दिया। वहीं राइट टू एजुकेशन से गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की। आज सरकारी स्कूलों में जो 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है वो मनमोहन सिंह के कारण मिलती है। जो स्कूलों में गरीब मजदूरों के बच्चों को राशन मिलता है यानी मिड डे मील में जो खाना मिलता है वो मनमोहन सिंह के कारण मिलता है। ये मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें आर्थिक रूप से गरीब बच्चों के लिए रिजर्व करवाई। अगर आप गरीब हैं तो देश के किसी भी प्राइवेट स्कूल में वो कितना भी महंगा हो, उसकी फीस कितनी भी महंगी हो, उसमें अपने बच्चों का एडमिशन करवा सकते हैं। हालांकि उसकी प्रोसेस है, जरूरी नहीं है कि आपको मिले, लेकिन 25% सीटें गरीबों के लिए हैं। ये कानून है, कोई भी प्राइवेट स्कूल गरीबों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता। स्कूलों में व्यवस्था होने के बाद कायदे से भारत सरकार को यूनिवर्सिटियों या विश्वविद्यालयों में शिक्षा मुक्त करने पर आना था। लेकिन आज देखिए विश्वविद्यालयों में जगह जगह फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। धीरे धीरे सारी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जा रही है। सरकारी संस्थानों से कहा जा रहा है कि वे खुद ही अपना फंड इकट्ठा करें। इस कारण सरकारी संस्थान हॉस्टल फीस बढ़ा रहे हैं, ट्यूशन फीस बढ़ा रहे हैं, जिस कारण छात्र आंदोलन कर रहे हैं। ये 2 सरकारों और 2 प्रधानमंत्रियों का अंतर है। एक गरीब केंद्रित योजनाएं बनाता है और एक गरीबों को नगद पैसे भेज देता है, लेकिन स्कूलों की फीस बढ़ा देता है, अस्पतालों की हालत पर ध्यान नहीं देता, यूनिवर्सिटियों पर ध्यान नहीं देता। उसका पूरा जोर प्राइवेटाइजेशन पर है, उद्योगों पर है, उद्योगपतियों पर है, उद्योगपति मित्रों पर है। अब आप तय करिए कि आपको कौन पसंद है। इस वीडियो में 1000 बातें और आ सकती थी, लेकिन इस वीडियो के समय की सीमा है, इस कारण कुछ ही स्कीमों पर बात हुई।